देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर आएगी तो जान का जोखिम लाएगी या सिर्फ हल्का फुल्का जुकाम लाएगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया के 195 देशों के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। लोग कोरोना से पूरी तरह आजाद होने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब मनस्थिति मजबूत करने का समय आ गया है, क्योंकि परिस्थिति कुछ ज्यादा बदलने वाली नहीं है। ओमिक्रॉन ने वायरस और इंसान का नॉकआउट मैच नए सिरे से शुरू कर दिया है। अच्छी बात यह है कि अब तक ओमिक्रॉन से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन आगे क्या होगा फिलहाल कोई नहीं बता सकता। आज ओमिक्रॉन का स्पीड टेस्ट करेंगे। ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आने की आशंका है, इसीलिए एक्सपर्ट्स की मदद से कुछ जरूरी सवालों का जवाब आपको देंगे। बूस्टर डोज, बच्चों की वैक्सीन और कम इम्यूनिटी वालों के लिए एडिशनल डोज को लेकर भारत का क्या प्लान है, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही लापरवाह भीड़ से भरी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। हमारे पास जयपुर के उस परिवार की रिपोर्ट भी है जिसके 9 सदस्य ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि इस वक्त लोग डर तो रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी कर रहे हैं, और डर और लापरवाही एक साथ नहीं चल सकते। इसके अलावा भारत और रूस की दोस्ती के नए चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे। इस दोस्ती में डील है, डिप्लोमेसी है, AK-203 और S-400 जैसे अस्त्र शस्त्र हैं, और हिमालय सा ऊंचा राष्ट्रवाद है। पुतिन का दौरा सिर्फ 6 घंटे का है, लेकिन इस दौरे और पीएम मोदी के साथ पुतिन का दोस्ताना लंबे समय तक तमाम दूसरे देशों की गोपनीय बैठकों में चर्चा का विषय बना रहेगा। इस दोस्ती में भारत के लिए जो सबसे पॉजिटिव बात है वो है देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता और ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच शक्ति का संतुलन, जिससे चीन पर दबाव बढ़ेगा। इस मुलाकात के और क्या मायने हैं? आज कौन सी बड़ी डील फाइनल हुई है? यूपी का अमेठी भारत की राइफल कैपिटल कैसे बनेगा? और पुतिन के दिल्ली में होने से कौन से देश जल भुन गए हैं? ये सब सरल भाषा में आपको समझाएंगे। और देश के किसी भी हिस्से में अशांति के प्रति पूरे देश को खबरदार रहना चाहिए। इसीलिए आज आपको नागरिकों की मौत पर नागालैंड के गुस्से की रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि नागालैंड अचानक क्यों उबल पड़ा। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर संसद में क्या कहा। वैसे नागालैंड के बहाने एफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर सियासी निशाने भी लगाए जा रहे हैं, इसे भी देखिएगा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आज भारत और रूस के संबंधों में 1980 में आई हिंदी फिल्म दोस्ताना के इस गीत की गूंज है। आज दुनिया ने देखा कि व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में भारत और रूस की दोस्ती को कैसे एक नया आयाम दिया। पुतिन G20 समिट के लिए रोम नहीं गए थे, वो ग्लासगो में पर्यावरण और जलवायु पर हुए COP26 सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। हाल ही में उन्हें चीन का दौरा भी करना था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन पुतिन वहां भी नहीं गए। लेकिन पुतिन ने भारत को नजरअंदाज नहीं किया, वो गर्मजोशी के साथ भारत आए। इसीलिए सिर्फ 6 घंटे का यह दौरा अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आकर पुतिन ने संदेश दिया है कि रूस और भारत की दोस्ती अटूट है और दोनों देशों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस साल यह पुतिन की दूसरी विदेश यात्रा है। जून में पुतिन जिनीवा गए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। पुतिन का रूस से निकलकर भारत आना और महत्वपूर्ण समझौता का फाइनल होना यह बताता है कि रूस और भारत रणनीतिक रूप से बहुत करीब हैं, और यह पार्टनरशिप दुनिया के लिए एक मैसेज है। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। इस तस्वीर के कई मायने हैं। भारत के दोस्तों के लिए यह तस्वीर दोस्ती की नई इबारत है। भारत के दुश्मनों के लिए यह तस्वीर बेचैनी बढ़ाने वाली है। नवंबर 2019 में ब्रिक्स समिट के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत है जिसमें पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटर स्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वसनीय मॉडल है।
ये समय की मांग थी कि भारत और रूस के ये दो बड़े नेता साथ मिलकर वैश्विक मुद्दों पर बात करें और रणनीतिक रूप से एक दूसरे के साथ खड़े हों। जैसे S-400 खरीद के मामले में भारत ने अमेरिका के सवालों को दरकिनार किया था, ठीक वैसे ही 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में आकर याराना साबित करने की बारी पुतिन की थी। इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में जो एक यूएसए और चाइना का आपस में कन्फ्रंटेशन चल रहा है, और क्योंकि अब ज्यादातर विश्व और रशिया भी हमको देखता है कि हम यूएसए के काफी नजदीक हो गए हैं, तो एक जो पूरा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और जिसमें कि इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट शामिल हैं, उसके बारे में बातचीत भी होगी। दोनों की जो मुलाकात है ये काफी एक तरह से सिग्निफिकेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। रूस और भारत के बीच 2+2 वार्ता हुई है, जिसमें रक्षा सहयोग और विदेश मामलों पर बात हुई है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत आए हुए हैं। इन दोनों मंत्रियों ने भारत में अपने समकक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। भारत अभी तक इस तरह की बातचीत चुनिंदा देशों के साथ ही करता रहा है। ये पहली बार है जब रूस के साथ ऐसी औपचारिक बातचीत हुई है। ये संबंध हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं, उसी स्तर पर आ गए हैं, और ये हो सकता है क्योंकि इस संबंध में एनर्जी भी शामिल है। साथ इनने हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी का शेयर किया है वो अन्य किसी देश ने नहीं किया है उस हद तक। न्यूक्लियर सबमरीन हम इनकी चला रहे हैं लीज पे लेकर। हमारे सारे रॉकेट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसमें भारत विश्व के उच्चतम देशों में है, उसमें भी इनके साथ सहयोग मिला था। अब ये हमारे हथियार बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो मुख्य बिंदु ये देखने का है कि जो आधारभूत बातें होती हैं, जिसको अंग्रेजी में फाउंडेशनल कहते हैं, वहाँ हमारा रक्षा के साथ संबंध है और बढ़ रहा है। 6-7 घंटे के पुतिन के दौरे में रूस और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मूल रूप से भारत और रूस ने सैन्य क्षेत्र में सहयोग और तकनीकी पार्टनरशिप पर बात की। अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर बात हुई है। अफगानिस्तान को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए। विभिन्न सेक्टरों में आज हुए हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत बनाए रखना चाहता है। अगर ये यात्रा अहम नहीं होती तो पुतिन भारत नहीं आते। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था, उसके बाद से रूस पर कई प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। भारत रूस का एक पारंपरिक और भरोसेमंद पार्टनर है। पुतिन भारत के साथ पुरानी पार्टनरशिप को और आगे ले जाना चाहते हैं। वहीं भारत भी अपने पुराने दोस्त रूस को साथ कर रखना चाहता है। इसमें एक पहलू ये भी है कि अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान ने रूस के करीब आने की कोशिश की है। अब 6 घंटे के लिए क्यों आए, इसके पीछे कारण ये है, देखिए कि अभी रूस और भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। यूक्रेन में और पोलैंड में जो तनातनी हो रही है, उसके पीछे रूस का हाथ माना जा रहा है कि रूस का वरद हस्त यूक्रेन के पीछे है। बेलारूस में जो परेशानी हो रही है, उसके पीछे माना जा रहा है कि रूस जो है वो बेलारूस को धमका रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नाटो शक्तियां उसके सीमा के पास आ जाएं। तो इस सब की वजह से परेशानियां हैं। रूस इसकी वजह से पुतिन जो है वो मास्को ज़्यादा समय के लिए नहीं छोड़ सकते, जितना समय जरूरी है उससे ज़्यादा नहीं। तो पुतिन को सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए यहाँ आना पड़ा, और जो कि जरूरी है। भारत ने अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक बैलेंस बनाकर रखा है। अमेरिका से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती रूस को परेशान कर रही थी, तो दूसरी तरफ रूस के साथ भारत की S-400 की डील से अमेरिका चिंतित था। लेकिन भारत ने दोनों को साथ कर रखा। अब पुतिन का भारत आना और भारत के साथ डील करना इस क्षेत्र में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा और चीन की दबंगई को भी चुनौती मिलेगी। दिल्ली से गीता मोहन और मंजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
पुतिन का भारत आना न सिर्फ रूस के लिए बल्कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के बीच रक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर अहम बात हुई है। दरअसल रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। यही वजह है कि भारत और रूस के बीच दोस्ती काफी पुरानी है। देखा जाए तो हथियार खरीद में भारत अपने दोस्त रूस पर ही निर्भर है। भारत के हथियारों की सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी 68% है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसकी हिस्सेदारी 14% है। तीसरे नंबर पर इजराइल है जिसकी हिस्सेदारी 7.2% है। लेकिन 2003 से लेकर 2018 के बीच भारत को हथियारों की सप्लाई के मामले में रूस की हिस्सेदारी 79% से गिरकर 62% तक हुई। हथियारों का सौदा एक बड़ी वजह है जिससे रूस भारत को अपने करीब लाना चाहता है। पुतिन का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच $15 अरब यानी 1,13,000 करोड़ रुपए के समझौते अलग अलग स्टेज पर हैं। भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 की डिफेंस डील की थी जो $5.4 अरब यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुई थी। S-400 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। AK-203 राइफल की डील फाइनल हो गई है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे इस बड़े प्रोजेक्ट की डील 5,124 करोड़ में हुई है। इस डील में तय हुआ है कि 7.5 लाख राइफल में से 6 लाख राइफल का निर्माण यूपी के अमेठी में किया जाएगा। ये पहली बार है जब ये राइफलें रूस के बाहर बनाई जाएंगी। इसके अलावा KA-226T सर्गेई हेलीकॉप्टर की डील पाइपलाइन में है। यह डील लगभग $1 अरब यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए की है। इस डील में भी यह तय किया गया है कि कुल हेलीकॉप्टर्स में से 200 हेलीकॉप्टर्स को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में बनाया जाएगा। अपग्रेडेड MiG-29 फाइटर जेट की डील पर भी बातचीत चल रही है। ये MiG-29 अपने पिछले वर्जन से काफी बेहतर है। फिलहाल 21 MiG-29 विमानों की खरीद पर बात चल रही है। इसके अलावा स्ट्रुड SDM-1 टैंक पर भी बात हो रही है। कम वजन वाला ये टैंक पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए काफी असरदार साबित होता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की $1.5 अरब यानी 11,300 करोड़ रुपए की डील पर भी फैसला हुआ है और दोनों देशों के बीच रेलॉस संधि भी हुई है। रूस भारत के साथ ये संधि करने वाला 7वां देश है। इसके पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया और सिंगापुर के साथ भारत ये संधि कर चुका है। इसके तहत जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के मिलिट्री संसाधनों का सीमित इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। भारत और रूस के बीच इस दोस्ताना माहौल में रूस के हथियारों पर दुनिया की नजर है। हथियारों का बहुत गहरा कूटनीतिक महत्व होता है। हथियारों पर फोकस सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, कूटनीति के गलियारों में भी होता है। रूस के ये हथियार हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, AK-203 राइफल और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। फिलहाल भारत को रूस से S-400 मिलने लगे हैं। AK-203 की डील फाइनल हो गई है जबकि S-500 से भविष्य के तार जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको S-400 के बारे में पता होना चाहिए। भारत रूस से 5 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। इसकी लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी मिसाइल से एक साथ कई हवाई हमले जैसे दुश्मन के फाइटर प्लेन और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही खत्म किया जा सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक अपने 300 टारगेट्स का पता लगा सकता है और इन्हें कुछ ही मिनटों में खत्म भी कर सकता है। जहां तक हमले की रेंज की बात है तो S-400 सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें लगी हैं जो 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मन को खत्म कर सकती है। यानी दुश्मन की दूरी के हिसाब से हमले की रेंज को बदला जा सकता है। ऊंचाई की बात करें तो S-400 से निकली मिसाइलें धरती से 100 फीट की ऊंचाई से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाले दुश्मन के फाइटर प्लेन और मिसाइलों को खत्म कर सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि S-400 मिसाइल एक मोबाइल लॉन्चर पर फिट है, यानी इसे बड़ी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। S-400 की डील हो चुकी है। जल्द ही वो भारतीय सीमाओं पर तैनात भी नजर आएंगे, लेकिन चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी S-400 नहीं बल्कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत की नजर रूस के सुपर एडवांस्ड S-500 और S-500 SAM पर टिकी है। ये एयर डिफेंस सिस्टम अपने पिछले वर्जन से ज्यादा ताकतवर है। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि अगर भारत और रूस के बीच S-500 की डील हो जाए तो भारत एयर डिफेंस के मामले में चीन से आगे हो जाएगा। S-400 की डील के समय भी भारत और रूस के बीच जो बातचीत होती थी उसकी एक भी बात बाहर नहीं आई। चीन और अमेरिका की तरफ से विरोध हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस की डील पूरी हुई।
ठीक इसी तरह S-500 के मामले में भी गुप्त रूप से बातचीत चल रही है। S-500 रूस का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है। इससे निकली मिसाइलों की रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये एक साथ 10 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सकती है। दावा तो यह भी है कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। इसके अलावा ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट तक को मार सकता है। रूस ने S-500 का टेस्ट इसी साल जुलाई में किया था। हाल ही में इसको रूस ने अपनी सेना में शामिल किया, जिसकी वजह से वो दुनिया की दूसरी महाशक्तियों से थोड़ा आगे निकल गया है। ऐसे में भारत और रूस के बीच S-500 की डील हुई तो भारत वो पहला देश होगा जिसके पास रूस का ये सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इस डील के साथ भारत ये शर्त भी रख सकता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम चीन या पाकिस्तान को कभी न दिया जाए। जमीनी हमले में भारतीय सेना की वीरता का कोई मुकाबला ही नहीं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन भारतीय सेना के जवानों के पास जो राइफल है उसकी तकनीक बदलते समय के साथ पुरानी हो गई है। भारतीय सेना पिछले काफी समय से ऐसी राइफल्स की तलाश कर रही थी जो भविष्य में होने वाले युद्ध में भारत को रणनीतिक फायदा पहुंचा सके। ये तलाश रूस की AK-203 पर जाकर पूरी हुई। ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव सीरीज की 203 राइफल अब तक की सबसे एडवांस राइफल मानी जाती है। AK-47 इस सीरीज का सबसे बेसिक मॉडल रहा है, जिसका इस्तेमाल काफी समय से अब सेना कर रही है। इसके बाद AK-57, 74, 100 और 200 सीरीज भी आ चुकी है। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक AK-203 राइफल को माना जा रहा है। अब जल्द ही ये राइफल सेना के जवानों के हाथों में नजर आएगी। इस राइफल की डील फाइनल है और इस पर आज हस्ताक्षर हुए हैं। दुश्मनों को धूल में मिलाने वाले हमारे जाबाजों का साथ देती हैं ये असॉल्ट राइफल्स। जब तक ये गरजती हैं, तब तक दुश्मन की बोलती बंद रहती है। सेना के जवानों के हाथों में जो बंदूक आपने अभी तक देखी हैं, वो या तो AK-47 रही या फिर इंसास राइफल्स। इन्हीं की मदद से सेना के जवान सीमाओं की रक्षा में तैनात रहते हैं। किसी भी तरह के दुश्मन को भारतीय सीमा में घुसने नहीं देते और उन्हें गोलियों से ताबड़तोड़ जवाब भी देते हैं। लेकिन वक्त के साथ भारतीय सेना को नई असॉल्ट राइफल्स की जरूरत महसूस होने लगी थी। बड़ा सवाल ये था कि सेना की इस जरूरत को कैसे और कहां से पूरा किया जाए। नए जमाने के युद्ध के लिए सेना को अपडेट और अपग्रेड करना आसान नहीं होता। जब बात AK-47 या इंसास की जगह लेने की हो, तब सिर्फ एक ही विकल्प नजर आया और वो है कलाशनिकोव कंपनी की AK-203। आधुनिक, सटीक और अचूक। भारतीय सेना के हाथों में ये ताकतवर हथियार जल्द ही नजर आने वाला है। We hope that Russia will remain a major partner for India in these challenging circumstances. From Ministry of Defence, we have urged our greater military technical collaboration, advanced research, co-development and co-production of defence equipment leading to self-reliance of India. Separately, we proposed greater engagements in Central Asia and the Indian Ocean region. रूस की कलाशनिकोव कंपनी की राइफल AK-203 की खरीद को लेकर भारत और रूस के बीच 2019 में ही सहमति हो गई थी, लेकिन इस पर अंतिम मुहर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के समय लगी है। इस राइफल पर भारतीय सेना की काफी समय से नजर थी। AK-203 राइफल की रेंज 300 मीटर तक है। इसका वजन लगभग 3.8 किलोग्राम है। ये अत्याधुनिक और ताकतवर असॉल्ट राइफल है। इसे कई मुश्किल परिस्थितियों में टेस्ट किया जा चुका है। -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी ये शानदार काम करती है। AK-203 का ताल्लुक है, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, हमारा पर्सनल वेपन जो हमारे सैनिकों को दिया गया है, वो पाकिस्तान, चाइना और इंसर्जेंट्स से हमेशा ही कमजोर रहा है, जिहादियों से भी कमजोर रहा है। ये वेपन जो है दुनिया का सबसे अहम वेपन है। लेटेस्ट सीरीज ऑफ AK सीरीज में है। हल्का है, कारगर है, इसमें कोई रुकावटें नहीं आती और बड़े पैमाने पर हम चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और आतंकवादियों के ऊपर हमारी सेना जो हामी हो सकेगी। हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे और उनके ऊपर कारगर तरीके से वार कर सकेंगे।
AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसकी भारतीय सेना सुरक्षा बलों को लंबे समय से जरूरत है, एक नई असॉल्ट राइफल जो दोनों देश साझा तरीके से बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में इसकी फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में 7 लाख से ज़्यादा असॉल्ट राइफल तैयार की जाएंगी और सेना और तमाम सुरक्षा बलों को उसका फ़ायदा मिलेगा। कोविड के दौरान के बाद ये दोनों देशों के बीच, भारत और रूस के बीच, प्रधानमंत्री के बीच ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। AK-203 राइफल फिलहाल सेना में 3 दशक से चली आ रही इंसास राइफल की जगह लेंगी। भारत और रूस मिलकर इस राइफल को यूपी के अमेठी में बनाएंगे। ये पहली बार होगा जब रूस की ये राइफल कलाशनिकोव कंपनी से निकलकर किसी और देश में बनेगी। AK-203 राइफलों का निर्माण अमेठी में इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री में किया जाएगा। IRPL में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी 50.5% होगी। कलाशनिकोव का शेयर 42% होगा और रूस की रक्षा निर्यात एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट का शेयर 7.5% होगा। कलाशनिकोव कंपनी के मुताबिक भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से AK-203 सबसे खतरनाक राइफल साबित होगी। सेना को फिलहाल ऐसी 7 लाख राइफल चाहिए और इसीलिए भारत रूस के बीच हुए समझौते के अनुसार 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल्स यूपी के अमेठी में बनाई जाएंगी। मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। यहां यह भी समझना होगा कि वो कौन सी चुनौतियां हैं जो मोदी और पुतिन की दोस्ती का इम्तिहान ले रही हैं। पहला फैक्टर यह है कि भारत और रूस के रिश्तों से अमेरिका को हमेशा दिक्कत होती है। अमेरिका इस मसले पर दबाव बनाकर रखना चाहता है। दूसरा फैक्टर है क्वाड जैसे तमाम सैन्य मोर्चे जिनमें अलग अलग देश अपने समीकरण बैठाकर बाहुबल आजमा रहे हैं। तीसरा फैक्टर है रूस के साथ चीन के करीबी संबंध। चौथा फैक्टर है महामारी के दौरान शक्ति के संतुलन में आया बदलाव। कोरोना ने जो रीसेट बटन दबाया उसके बाद दुनिया में नए सिरे से शक्ति हासिल करने का टकराव बढ़ा है। इसमें भारत को अपना फायदा और कूटनीतिक संतुलन दोनों को बनाकर रखना है। पांचवा फैक्टर है आतंकवाद की चुनौती। लेकिन पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की कूटनीतिक बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि दोनों देशों के संबंधों में तमाम रुकावटें और चुनौतियां दूर हो जाती हैं। दोनों विश्व मंच पर गर्मजोशी से मिलते हैं। दोनों ही नेताओं का अपनी सरकारों और अपनी पार्टियों पर मजबूत नियंत्रण है और यह गर्मजोशी और नियंत्रण कूटनीतिक स्पीड ब्रेकर हटाने में भी काम आते हैं। यही वजह है कि तमाम मुलाकातों को किनारे लगा देने वाले पुतिन सिर्फ 6 घंटे के लिए ही सही लेकिन दिल्ली आ जाते हैं और पीएम मोदी के साथ मिलकर दुनिया को संदेश देते हैं। अब बात देश पर मंडरा रहे ओमिक्रॉन संकट की। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक देश के 5 राज्यों में 23 लोगों को संक्रमित कर चुका है। आज महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और नए मरीज मिले हैं। ये दोनों भी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आए थे। इस तरह अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 10 पहुंच गई। हो सकता है आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ जाए। यह बात आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी सोच और सावधानी को और मजबूत करने के लिए कही जा रही है, क्योंकि यह बात तय है कि कोरोना को लेकर फिलहाल परिस्थिति कुछ ज्यादा बदलने वाली नहीं है। इसीलिए मनस्थिति को मजबूत करने का समय आ गया है। नए वेरिएंट को लेकर आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, कई शंकाएं हैं जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि नए वेरिएंट से संक्रमित 23 मरीजों की तबीयत कैसी है। इसका जवाब राहत भरा है, क्योंकि फिलहाल सभी मरीज ठीक हैं। इनमें कोरोना के लक्षण बहुत सामान्य है, जैसे थकान, गले में खराश, शरीर में दर्द। दूसरा सवाल यह है कि जब इतने सामान्य लक्षण हैं तो क्या यह समझा जाए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सिर्फ हल्का फुल्का जुकाम लाएगा और कुछ नहीं? क्या यह डेल्टा की तरह जानलेवा नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया के हर देश के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। दुनिया भर में जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि यह वायरस कितना घातक साबित हो सकता है। इसीलिए एकदम सटीक जवाब मिलने में थोड़ा समय लगेगा। तीसरा और सबसे जरूरी सवाल यह है कि जिस स्पीड से भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं, क्या इससे देश में तीसरी लहर आ सकती है? इस पर IIT कानपुर की एक स्टडी कहती है कि देश में अगले साल जनवरी-फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन उम्मीद जगाने वाली बात यह है कि तीसरी लहर 2021 में आई दूसरी लहर की तुलना में कमजोर होने की ज्यादा संभावना है। इस पर अभी आकलन चल रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर चिंता तो है, क्योंकि एक मरीज पूरे के पूरे परिवार को संक्रमित कर दे रहा है और संक्रमण की चेन में एक के बाद एक कई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के 2 केस थे, लेकिन 4 दिन बाद 5 दिसंबर को ये संख्या 21 हो गई।
लेकिन आज महाराष्ट्र में 2 केस आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 23 पहुंच चुकी है, यानी सीधे 10 गुना की बढ़ोतरी। सिर्फ 5 दिनों में दक्षिण अफ्रीका से आए ओमिक्रॉन का हमला 5 राज्यों पर हो चुका है। ये संकेत है कि देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। देश में सबसे पहले ओमिक्रॉन ने कर्नाटक में दस्तक दी जब दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अलावा ये वेरिएंट राजस्थान तक पहुंच गया, जहां एक ही परिवार के 9 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। ये लोग 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दुबई होते हुए जयपुर आए। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें पति पत्नी समेत 8 साल और 15 साल की 2 बच्चियां भी पॉजिटिव मिली हैं। इन 4 लोगों से ये वेरिएंट परिवार के ही 5 और लोगों में फैल गया। राहत की बात यह है कि इन सभी लोगों में कोरोना के मामूली लक्षण हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये परिवार 28 नवंबर को जयपुर में एक शादी समारोह में शामिल भी हुआ था। अब प्रशासन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए बाकी लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है ताकि राजस्थान में ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे एक ही परिवार के लोगों समेत 9 लोगों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए जाने के बाद जयपुर में प्रशासन सख्ते में आ गया है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ये पता किया जाए कि क्या ये लोग और लोगों के कांटेक्ट में आए थे क्या, और ये कोशिश की जाए कि इस वेरिएंट को, जो कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल माना जा रहा है, को किसी तरह से कंटेन कर सकें। राजस्थान के अलावा ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा बड़ा हमला महाराष्ट्र में हुआ है। एक केस 4 दिसंबर को आया था, जो केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई के नजदीक कल्याण पहुंचा था। इसके बाद 5 दिसंबर को 7 और केस सामने आए। इसमें पिंपरी चिंचवाड़ के 6 मरीज में से 3 लोग एक ही परिवार के हैं और बाकी 3 नजदीकी जानकार हैं। इस परिवार की एक 44 साल की महिला नाइजीरिया से आई थी। इस महिला से अपनी 2 बेटियों सहित 5 लोगों में संक्रमण फैल गया, जबकि एक केस पुणे से सामने आया है। राहत की बात यह है कि इन लोगों में भी कोरोना के सामान्य लक्षण हैं। हालांकि इनमें से 3 लोगों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है, जबकि आज आए 2 नए मरीज जोहानिसबर्ग से मुंबई आए थे, लेकिन इन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। अब तक मिले ओमिक्रॉन के मरीजों में एक बात कॉमन है कि किसी को भी गंभीर लक्षण जैसे सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी या शरीर में गंभीर संक्रमण फैलने जैसी समस्या नहीं दिखाई दी है। लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही आगे इस पर कुछ कहा जा सकता है। ओमिक्रॉन के एक मरीज की पहचान गुजरात के जामनगर में हुई है। ये मरीज 3 दिसंबर को जिम्बाब्वे से जामनगर लौटा था। इस खबर के सामने आने के बाद जामनगर प्रशासन ने फ्री कोरोना टेस्ट शुरू किया ताकि शहर में ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। हालांकि जामनगर के मरीज में भी कोई गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं, जो राहत की बात है। गुजरात में ओमिक्रॉन का पहला केस आने के बाद अब प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए कुछ इस तरीके से जो बिना पैसे के जो कोविड टेस्टिंग है, ऐसे जो कैंप थे वो लगाने शुरू कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोविड टेस्टिंग, यानी किसी को भी शक हो, कहीं जुकाम हो या खांसी हो, वो लोग यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ही वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो भी शुरू कर दिया गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी दिया जाए, उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि जामनगर में पहला मामला आने के बाद करीब 86 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। उसमें से जो 2 उनके रिश्तेदार थे, वो 2 रिश्तेदार अब पॉजिटिव आए हैं। उनके भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पूना की जो लैब है वहां पे उनके रिपोर्ट्स को भेजे गए हैं। ओमिक्रॉन की दिल्ली में एंट्री के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट पर है और प्रशासन ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है। अफ्रीका के तंजानिया से आया ये मरीज अब तक कितने लोगों से मिल चुका है, इसकी जानकारी जुटाई गई है। जो विदेशों से फ्लाइट्स आ रही हैं दिल्ली में, फ्लाइट्स में जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं, उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को LNJP हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। एक जो है ओमिक्रॉन पाया गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी रिपोर्ट जाती है उसको 3 से 4 दिन लगते हैं।
पॉजिटिव आने के बाद उसको जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं, तो जैसे आज या कल या परसों तक आएंगी तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। ये जो सबसे बड़ी स्पेशल तैयारी तो ये है कि किसी भी तरीके से इसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए। इसीलिए एयरपोर्ट पे जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से लोग आ रहे हैं 100% लोगों का टेस्ट वहीं पर किया जा रहा है। जिसमें भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उसको तुरंत आइसोलेट किया जाता है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए। ये डरने का नहीं, संभलने का समय है। ये घबराने का नहीं, सतर्क और सावधान होने का समय है। भले ही ओमिक्रॉन के लक्षण अभी सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सामान्य से लक्षण कब घातक बन जाएंगे इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो जीनोम सीक्वेंसिंग की कई रिपोर्ट्स आनी हैं। ओमिक्रॉन की संक्रमण फैलाने की स्पीड पहले ही तेज है और लापरवाही से ये स्पीड और बढ़ जाती है। फिलहाल वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की ट्रिपल सुरक्षा से ही ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। जयपुर से देव अंकुर, जामनगर से गोपी घांगर और दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या देखकर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या देश में तीसरी लहर आने वाली है। इस बात को पुख्ता करने वाले कुछ आंकड़े समझना जरूरी है। पिछले एक हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका में कोरोना केस 408% की दर से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले एक दिन में 53% तक बढ़ गए हैं। अब तक ब्रिटेन में 246 मामले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ चुके हैं। दोनों वैक्सीन लेने के बावजूद लोगों को ओमिक्रॉन संक्रमण हो रहा है। लेकिन भारत के मामले में एक और पहलू है जो तीसरी लहर को दावत दे रहा है, और वो है लोगों की लापरवाही। बाजारों में भीड़, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के आराम से घूम रहे लोगों को देखकर कोई भी यही कहेगा कि देश में तीसरी लहर बहुत तेज गति से आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर जब भी आएगी, आपकी लापरवाही ही उसे लाएगी। एक तरफ ओमिक्रॉन को लेकर खौफ है तो दूसरी तरफ सड़कों पर भीड़ बेखौफ है। न 2 गज की दूरी है, न ही चेहरे पर मास्क। दिल्ली में ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ चुका है। अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा है। सरकार उन लोगों को ढूंढ रही है जो इस मरीज के संपर्क में आए हैं, ताकि दिल्ली को बचाया जा सके। लेकिन दिल्ली तो बेखौफ है। ये तस्वीरें देखिए, बाजारों में भीड़ है, शादियों का सीजन है, इसलिए शॉपिंग से समझौता नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2 गज की दूरी अपनाने और सावधानी बरतने से किसने मना किया है? ये लापरवाही बड़ी मुसीबत का संकेत दे रही है। वक्त सरोजनी नगर मार्केट में, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। भारी भीड़ इस मार्केट में देखने को मिल रही है। जिस तरफ भी नजर डालें उस तरफ सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। मास्क लोगों के नीचे हो गए हैं। मैम, आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, क्यों आपने नीचे पहना गया? मैम, अभी वो बच्चे की वजह से मैंने ना। तो आपको पता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है? जी मैम। तो ये जरूरत नहीं है कि ये जरूरी नहीं है मास्क? नहीं मैम, जरूरी है। वो पता है हमारी सेफ्टी के लिए ही है। बस बेटे को मैंने गोद में उठाया तो इसने एकदम, इसको पैर में दर्द हो रहा था, मैंने गोद में लिया तो इसकी वजह से मेरा मास्क नीचे हो गया था। पर जितने भी है मैम, आप मास्क नीचे क्यों है आपका? अरे गलती से हो गया भाई। तो आपको पता नहीं? तो फोन देख रही हूँ। तो आपको नहीं पता? ये देश के सबसे बड़े बाजारों में से एक दिल्ली का सदर बाजार है। यहाँ हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना है। लेकिन जब देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, तब लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। इन लोगों के मास्क ना लगाने वाले तर्क सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सर, मास्क क्यों नहीं पहनते? जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली कुछ खा रहा था मैं अभी। ये बताइए, मास्क नहीं लगा रखा क्यों? जरूरत नहीं है? मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क भूल गया घर पर। ये आपको लगता नहीं कि ये भूलने से ज्यादा जरूरी है? आपकी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। आप तो इससे रिस्क में डाल रहे सब लोगों को। कोविड का खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।